नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग शिक्षा में। दोस्तों, जैसे कि पता है कि हम यूपी टेट के लिए पर्यावरण अध्ययन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं और आज उसका तीसरा दिन है, अर्थात आज 2014 के प्रश्न प्रीवियस ईयर के कराएंगे, जो पर्यावरण में 2014 में प्रीवियस ईयर पूछा गया था यूपी टेट के लिए। और ध्यान दीजिए कि यूपी टेट हो या सी टेट हो या पर्यावरण से कोई भी रिलेटेड प्रश्न है, अगर प्रीवियस ईयर में पूछा गया तो सारे प्रश्नों को मैं क्या कर रहा हूँ, सॉल्व करा रहा हूँ। 1 to 5 जो बच्चे 1 से 5 तक पर्यावरण के क्वेश्चन कर ले जाएंगे, 30 क्वेश्चन आता है पर्यावरण के, अगर वो प्रश्न कर ले जाएंगे तो टेट क्वालिफाई हो जाएंगे। तो जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि ये जो प्रश्नों का श्रृंखला है बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। ये एक एक दिन करके बनाया जा रहा है और बहुत अच्छे से आपको दिया जा रहा है, ताकि आप डेली बाय डेली इसको पढ़ें। 2011 का प्रश्नों को 2 बार सॉल्व करें, 2013 के प्रश्नों को सॉल्व करें, 2014 का प्रश्नों को सॉल्व करें। ऐसे जब प्रश्नों को आप सॉल्व करते हैं तो आपकी तैयारी और बेहतर होती जाती है। और आप देख सकते हैं कि 2011 में किस तरह से पर्यावरण का प्रश्न आया था, 2014 में किस तरह का प्रश्न आया है। तो इससे आप अपना आकलन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर करा सकते हैं। क्योंकि सरकार जो है इस बार मंशा बनाई है कि अगर प्राइमरी शिक्षक भर्ती आ जाती है तो सुपर टेट देने का मौका उन्हीं को मिलेगा जो टेट और सी टेट पास है। आपके सामने पहली प्राथमिकता है कि आपको यूपी टेट जो 2-3 जुलाई को इसको पास होना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको पर्यावरण के प्रश्न कम से 20 से 22 प्रश्न आने चाहिए। हम जिस तरह से पढ़ा रहे हैं, अगर इस तरह से आप पढ़ लेंगे, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, एक एक नोट्स बना लेंगे, तो आप 25 प्रश्न आराम से पर्यावरण में दोस्तों पा जाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है और पहला प्रश्न क्या से पहले कुछ देख लीजिए क्या है। ये यूपी टेट पर्यावरण अध्ययन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 2011 से लेकर 2021 तक के सारे प्रश्नों को मैं कराऊंगा। पार्ट 3 है और 100% इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए साबित होता है। क्वेश्चनों की संख्या जो रहेगी 1 से लेकर 30 तक आपका एमसीक्यू के माध्यम में पढ़ाया जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है और आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, आप उसको देखिए और बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। वायुदाब, ध्यान रखिएगा, वायुदाब वायुदाब मापने वाले यंत्र का किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, वायुदाब मापने वाले यंत्र को किस नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर आपकी स्क्रीन पे आ गया, आप लोग बता दिए। इसका सही आंसर आ जाएगा बैरोमीटर। क्या दोस्तों, बैरोमीटर। बैरोमीटर से क्या होता है, वायुदाब मापा जाता है। वायुमंडल का वायुदाब किसे माना जाता है, बैरोमीटर से मापा जाता है। वही थर्मामीटर से दोस्तों देखेंगे, थर्मामीटर से जब व्यक्ति को बुखार आता है तो व्यक्ति का तापमान यानी बुखार का तापमान जो है, अब जब व्यक्ति को बुखार आता है तो डॉक्टर आपको बुखार के समय किसे थर्मामीटर से आपका क्या करता है, बुखार मापता है और बताता है कि आपको कितने डिग्री सेंटीग्रेड बुखार आया है। सिस्मोग्राफ से क्या करते हैं, सिस्मोग्राफ से हम लोग भूकंप की जो गति है, भूकंप आता है उसका जो मापक होता है उसका अध्ययन जो है सिस्मोग्राफ में करते हैं। हाइग्रोमीटर से क्या करते हैं, तो वायुमंडल में आर्द्रता, वायुमंडल की आर्द्रता कितनी है, आर्द्रता जो है कैसे मापते हैं, तो हम लोग हाइग्रोमीटर से उसकी आर्द्रता मापते हैं। लेकिन वायुमंडल का जो मापक यंत्र है, वायुमंडल का जो वायुदाब का मापक यंत्र है, उसको हम लोग बैरोमीटर कहते हैं। क्या करते हैं, बैरोमीटर कहते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए फॉर एप्पल होगा। अब बात करेंगे मैं 2 नंबर प्रश्न का। 2 नंबर प्रश्न आपके, बीटी कपास क्या है। ये बीटी कपास क्या है, यह एक संकर पौधा है। दूसरा बी कह रहा है एक ट्रांसजेनिक पौधा है। ऑप्शन सी है कि एक प्राकृतिक पौधा है और ऑप्शन डी है कि एक औषधीय पौधा है। तो बीटी कपास क्या है, तो बीटी कपास क्या होता है, एक ट्रांसजेटिक पौधा होता है, अर्थात एक पौधे से दूसरे पौधे में उसको क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। उसी को एक ट्रांसजेनिक पौधा के रूप में जाना जाता है। इसीलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, बी फॉर बॉल होगा। क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। आइए, एक ट्रांसजेटिक पौधा है। तीसरे नंबर के प्रश्न की मैं बात करता हूं। तीसरा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है, आप जब देखेंगे जब वायुमंडल से जो पहली बरसात होती है उस वर्षा में अम्लीय मात्रा ज्यादा होती है। अम्लीय मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, और उसका जो पानी है किसी व्यक्ति के या किसी जानवर के शरीर पर पड़ता है तो खुजली होने लगती है, फुंसी होने लगती है। तो गांव घर में आप जब रहे होंगे तो आपके माता पिता दादा दादी जो होती हैं, बारिश की पहले बारिश में भीगने से लोग मना करते हैं कि भैया मत भीगो, क्योंकि वो वर्षा कैसी होती है, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा का उदाहरण देखना है तो आप आगरा चले जाइए। आगरा के जो ताजमहल पे है उस पर अम्लीय वर्षा होने के कारण आगरा का रंग जो है हल्का हल्का क्या हो रहा है, उड़ रहा है। तो वो अम्लीय वर्षा का कारण है। कह रहा है कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक क्या हो सकता है। ऑप्शन ए है कि S2 SO2
ऑप्शन बी है कि H2S, ऑप्शन सी है कि HCl और ऑप्शन डी है कि N2। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राकेश, रोहित, रमेश, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक जो होता है यस2 वो होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। इससे क्या तो लोग बचते हैं, बरसात का जो पहला बरसात होता है उसमें इसकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 4 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, और प्रश्न बहुत बढ़िया है दोस्तों, इसको लगातार आप लोग सॉल्व करते रहिएगा। प्रश्न ये कह रहा है कि सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है, अर्थात किस पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? ऑप्शन ए है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में, ऑप्शन बी है कि टुंड्रा में, ऑप्शन सी है कि सवाना में, और ऑप्शन डी है कि मरुस्थल में। जाहिर सी बात है मरुस्थल में कोई भी जीव जंतु पेड़ पौधा सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध या उपस्थित या उत्पादन नहीं किया जाते हैं। सवाना में भी नहीं होगा, टुंड्रा में इतना ठंडा प्रदेश होता है दोस्तों, वहां भी कोई चीज का उत्पादन नहीं किया जा सकता है। आपका एक प्रश्न बस बच रहा है, ए वाला, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में सर्वाधिक पारिस्थितिकी तंत्र का उत्पादन किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा ए फॉर एप्पल हो जाएगा दोस्तों, ए फॉर एप्पल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ रही होगी आपको। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ। अगला प्रश्न है 5 नंबर का। 5 नंबर का प्रश्न, आम का सीजन है और आपको पता है कि आम को पकाने के लिए कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? तो आम को पकाने में प्रयोग होने वाला रसायन क्या है दोस्तों? आम को पकाने में प्रयोग होने वाला रसायन क्या है? ऑप्शन ए है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी है कि कैल्शियम कार्बाइड, और ऑप्शन डी है कि कैल्शियम क्लोराइड। आम को पकाने में कौन सा रसायन का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर बताइएगा। रतेश, सतेश, गितेश, जो भी नाम है बताइएगा। रमेश, मुकेश, इसका सही नाम क्या है? 5 नंबर का प्रश्न बहुत बढ़िया है, और आम का सीजन है ये सबको पता होगा। आप गांव में देखे होंगे लोग कहते हैं आम चाल में कार्बाइड लाओ पका दो, इसका सही नाम होता है दोस्तों कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड जो है इससे ही आम को पकाया जाता है। ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी फॉर कैट, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मैं पिछली क्लास में ही बताया था, दूषित जल से फैलने वाली बीमारियों में बताया था कि दूषित जल से कौन कौन सी बीमारियां होती है, तो वही प्रश्न आज पूछा है कि दूषित जल से फैलने वाली बीमारियां कौन सी है? ऑप्शन ए है कि एड्स, ऑप्शन बी है कि टाइफाइड, ऑप्शन सी है कि एनीमिया, और ऑप्शन डी है कि टेटनस। बताइए ये किससे फैलने वाला रोग है दोस्तों? दूषित जल से एक ही रोग होता है, कौन? ये आपके टाइफाइड। क्या है दोस्तों? टाइफाइड है। एड्स कैसे होता है? एड्स जो होता है आपको संक्रामक बीमारियां हैं ये। और टिटनस कैसे? जैसे लोहे से कट जाता है, लोहे एक जो खराब लोहा होता है, जो मुरझाया लोहा होता है, उससे आपका कट जाता है तो आपको टिटनस बीमारी हो जाता है। लेकिन दूषित जल से पूछा है तो दूषित जल से आपका टाइफाइड होता है, कालरा होता है, हैजा होता है, पेचिस होता है। ये आपके दूषित जल से फैलने वाले बीमारियां दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने इसको बताया था। बी वाला ऑप्शन सही है। अब मैं बात करता हूं 7 नंबर के प्रश्न का। 7 नंबर का प्रश्न है कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कौन सा ऐसा गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? पिछले क्लास में 2014 वाले पेपर में बताया था कि उसमें ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है। इसमें पूछ रहा है कि ग्रीन हाउस कौन सी नहीं है, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रिक ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, आपको मीथेन क्या है? ग्रीन हाउस गैस है, CFCU क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या? ग्रीन हाउस गैस है। कौन सा नहीं है? तो आपको जो है CO जो है CO ये क्या है आपका? ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो है CO का मतलब क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है दोस्तों, इसलिए इसका सही आंसर सी फॉर कैट होगा, और आपकी स्क्रीन तो दिख रहा है। अगला प्रश्न है 8 नंबर का कि द्विबीजीय पत्री। द्विबीजीय पत्रीय पौधा क्या है? द्विबीजीय पत्रीय पौधा क्या है? अर्थात ऐसा पौधा जिसके 2 दाने हो, जिसके क्या हो? तोड़ने पर 2 दाना निकलता है, जिसकी पत्तियां 2 हो, उसी को द्विबीजीय पौधा कहा जाता है। पहला है बांस, बी है केला, सी है गन्ना, और ऑप्शन डी है कि सरसों। सी है गन्ना, डी है सरसों, ए है बांस, और बी है केला। तो द्विबीजीय पत्रीय पौधा क्या होता है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
इस राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैं द्विबीजीय पत्री में पौधा कैसा होता है, अर्थात वो ऐसा पौधा जिसके दो बीज होते हैं, अर्थात तोड़ने पर उसके दो दाने निकलते हों, उसी को द्विबीजीय पौधा कहा जाता है। उसकी दो पत्तियां होती हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा सरसों। दोस्तों क्या हो जाएगा, द्विबीजीय पत्र में कौन आ जाएगा, सरसों आ जाएगा। इसके अतिरिक्त क्या आ जाएगा, इसके अतिरिक्त चना आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, चना आ जाएगा। इसके अतिरिक्त चना के बाद क्या आ जाएगा, मटर आ जाएगा। मटर के बाद क्या आ जाएगा, अरहर आ जाएगा। अरहर आ जाएगा। ये क्या है, ये द्विबीजीय पत्री पौधा के रूप में जाने जाते हैं। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे 9 नंबर का प्रश्न है। जो 9 नंबर का प्रश्न को देखिए क्या है। इसमें 9 नंबर का प्रश्न ये कह रहा है कि पौधे में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा किया जाता है, अर्थात पौधा जो है जल कैसे लेता है, कैसे अधिग्रहण करता है, इसकी बात करते हैं। अगर मैं बात करूं आपको देखिए पौधा है, हरा, ये क्या है, पौधा है। फिगर से भी समझते रहेगा, ये क्या है, पौधा है। और पौधा की ये क्या है, ये नीचे क्या है, ये जड़ें हैं। ये क्या है, ये सब जड़ें हैं, जड़ें। और पौधे को जीने के लिए क्या चाहिए, खाद पानी की जरूरत पड़ती है। खाद पानी की क्या है, जरूरत पड़ती है। और ये पौधे हैं, पौधे को जीने के लिए क्या है, ये इसके रूट्स हैं। ये रूट्स हैं क्या है, रूट जमीन के अंदर है। लेकिन पौधे अपनी ऊर्जा का कैसे अधिग्रहण करेगा, अपने ऊर्जा को कैसे संचित करेगा, इसका सही जगह और सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अब जमीन के नीचे से जो जल का अधिग्रहण होता है, ये रूट के द्वारा किया जाता है। इस विधि को हम लोग जाइलम विधि कहते हैं। क्या है, ये जड़ों के द्वारा जो पानी का अवशोषण होता है दोस्तों, इसको जाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं, ये जाइलम। जाइलम विधि से पौधा अपने जड़ों के द्वारा पानी को क्या करता है, अवशोषित करता है, जल का अधिग्रहण करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जाइलम हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। तो पौधे में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा किया जाता है, आप कहेंगे कि जाइलम के द्वारा किया जाता है। मैंने फिगर बना के आपको दिखा दिया दोस्तों, जाइलम के द्वारा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, जाइलम। मैं बात करता हूं आपका 10 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये प्रथम साहित्यिक स्रोत क्या है, प्रथम साहित्यिक स्रोत क्या है। जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो पहले आपको इतिहास में साहित्यिक स्रोत के बारे में बताया जाएगा, आपको वेद के बारे में बताया जाएगा। तो प्रथम साहित्यिक स्रोत जो आपका ऋग्वेद है, ऑप्शन बी है कि सामवेद है, ऑप्शन सी है कि यजुर्वेद है, और ऑप्शन डी है कि अथर्ववेद। आपको 4 वेद के बारे में बताया जाएगा। इसका प्रथम साहित्यिक वेद कौन सा है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ये जो है आपका ऋग्वेद होगा। क्या हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा। ये भारत का प्रथम ग्रंथ है, प्रथम प्राचीनतम ग्रंथ है, अर्थात इसे प्रथम प्राचीनतम ग्रंथ कह सकते हैं। और इसमें क्या होता है, आपको देखेंगे कि ऋग्वेद में आपको 10 मंडल मिलेंगे। क्या, 10 मंडल देखने को मिलेगा। और ऋग्वेद में आपको 1028 सूक्तियां मिलेगी। 1028 1028 सूक्त मिलेंगे। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि ऋग्वेद में किसके 10 मंडल हैं, 1028 सूक्तियां पाई जाती हैं। और ये भारत का ये प्राचीन ग्रंथों में से एक माना जाता है। इसका नाम ऋग्वेद है। ठीक है, इसका नाम क्या है, ऋग्वेद है। चलिए अगले प्रश्न में चलता हूं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर का प्रश्न है। और 11 नंबर का प्रश्न ये है कि वायुमंडल में 99% किन दो गैसों का भाग है, अर्थात वायुमंडल में 99% भाग किन दो गैसों का है। तो आपको पता है कि हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन है। क्या है दोस्तों, नाइट्रोजन। हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन। ये कितना परसेंट पाई जाती है, 78% पाई जाती है। दूसरा गैस क्या है, तो दूसरा गैस कहेंगे हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन जो है ये दूसरे नंबर पर आती है। और इसका कितना परसेंट पाया जाता है, तो इसका लगभग 21% पाया जाता है। टोटल कितना हुआ, तो 9 और 9, तो 99% दो ही गैस हो जाती हैं। ये कौन से, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो देखिए इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कहाँ दिया है दोस्तों, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपका बी फॉर बॉल दिया है। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉल। ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन जो है पूरे वायुमंडल में 99% इन्हीं लोग का हिस्सा है, इन्हीं दो गैसों का। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं। अगला प्रश्न 12 नंबर का प्रश्न बहुत शानदार है, बहुत इजी है कि शैक्षिक भ्रमण का मूल्य उद्देश्य क्या है। शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है। जब आप प्राइमरी में पढ़ते होंगे, जब आप प्राइमरी या मिडिल स्कूल में पढ़ते होंगे दोस्तों, तो आपको शैक्षणिक जब स्कूल खुलता है तो आपको गांव गांव घुमाया जाता है और बताया जाता है कि देखो किस प्रकार से हमारे पर्यावरण आपके इर्द गिर्द में पौधे का उत्पादन करते हैं। अर्थात आपको घुमा के प्रैक्टिकली रूप से कोई चीज को दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है, ऑप्शन 1 ऊर्जा का विकास,
ऑप्शन बी है कि प्रत्यक्ष अनुभव, ऑप्शन सी है कि समाजीकरण, और ऑप्शन डी है कि टीम का भावना। बताइए, आपको शैक्षणिक भ्रमण के लिए आपको क्या दिखाया जाता है? आपको जब टीचर्स लेके किसी पार्क में, किसी तालाब में, किसी पेड़ पत्ते पर जाते हैं तो आपको क्या दिखाते हैं? इसका मतलब ये होता है आपको प्रत्यक्ष चीज को दिखाया जाता है, आपको प्रैक्टिकली दिखाया जाता है कि पर्यावरण में कौन कौन सी चीजें। अगर जब आपको स्कूल से बाहर नहीं लेकर जाएगा तो आपको नहीं पता चलेगा आपके पर्यावरण में क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। तो शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य होता है प्रत्यक्ष अनुभव, अर्थात डायरेक्ट आपको उस चीज को दिखाया जाए। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बाल हो गए। 13 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की विशेषता है। कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की विशेषता है अधिक जल, बी एक प्रकाश कम, कि लवण सांद्रता की अधिक, कि कठोर मिट्टी। 13 नंबर का प्रश्न देखिएगा, 13 नंबर का प्रश्न बता दीजिएगा, जो बता देंगे मैं मान जाऊंगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो थोड़ा सा बड़ा होगा, ध्यान रखिए, परीक्षा देते समय कुछ ट्रिक है परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत पढ़ेंगे तो कर पाए, कुछ आपका ट्रिक्स होता है कि परीक्षा में पढ़ते समय ध्यान रखिएगा, ए बी सी डी में जो ऑप्शन बड़ा दिखे वही आपका सत्य होगा। तो पूछा है कि कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की विशेषता क्या है? तो ना तो अधिक जल होगा, ना प्रकाश कम होगा। इसकी सही आंसर हो जाएगा लवण सांद्रता की अधिकता जो है, यही इसकी आंसर होगा। और देखिए ये ऑप्शनों में क्या है, सबसे बड़ा है, तो इसका इस तरह से गेस करके आप लगा सकते हैं। देखिए ऑप्शन वही सही है, सी वाला। 14 नंबर का प्रश्न है कि सतत एवं व्यापक, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? भाई आप लगातार किसी चीज का मूल्यांकन नहीं करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा उसका विकास हुआ है कि नहीं है। तो आपको देखना पड़ेगा, सतत मिस होता है लगातार उसका विकास होना, तो उसका मूल्यांकन भी करना होगा। सरकारें देखते हैं तमाम योजनाएं निकालती है और कहती है इसका सतत हम विकास कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर बताइएगा क्या होगा? सतत एवं विकास की व्यापक मूल्यांकन की स्थिति क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर बताइएगा आप, क्या होगा? इसका सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर बताइएगा। ये थोड़ा सा पेपर, थोड़ा सा टाइपिस्ट जो है इसको गलती कर दिया है। क्या है? इसका गलती कर दी है, ये नहीं होगा। इस सतत विकास का मतलब होता है कि निरंतर मूल्यांकन होने रहना चाहिए, जिससे शिक्षार्थियों और परीक्षार्थियों का आवश्यक भय न होता हो, यानी परीक्षा का भय न होता हो। इसका पूरा ये होगा। तो सतत एवं मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? ये परीक्षा को कम करने के लिए होता है। किसका भय करने के लिए? तो ये विद्यार्थियों को होता है। किसका? ये विद्यार्थियों का। पूरा सेंटेंस नहीं लिखा गया है, इसीलिए थोड़ा सा आदमी आप लोग बचे रहेगा कंफ्यूजन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आइए। 15 नंबर का प्रश्न आइए। 15 नंबर का प्रश्न, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? चरने वाले पशु वनस्पतियों को कैसे बदलते हैं? ऑप्शन ए कि बीज प्रकीर्णन से, कि परागण से, कि चुन कर चरना, कि रोग फैलाकर। बताइएगा, आप चरने वाले पौधे हैं तो कैसे चरेंगे? मुंह से ही चरेंगे। अच्छा, मुंह से चरेंगे तो क्या करेंगे? क्या करेंगे बताइएगा? इसका सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो जुगाली करते हैं, मुंह को नीचे करते हैं और चुन चुन को क्या करते हैं? चरना शुरू कर देते हैं। आप देखे होंगे, गांव में देखे होंगे, तो पशुचारक जो होते हैं वो लेकर जाते हैं और उसके जो गाय भैंस बकरी जो भी होते हैं, अपने मुंह से उसको चुन चुन के क्या करते हैं? एक एक हरी पत्ते को चुन कर खत्म कर देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। सी फॉर क्या हो जाएगा दोस्तों? कैट। 16 नंबर का प्रश्न है कि स्वस्थ अस्थियां के लिए आवश्यक होता है, अस्थियां यानी जो आपका हड्डियां हैं उसको मजबूत रहने के लिए कौन कौन से तत्वों की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए है कि पोटेशियम एवं विटामिन के की, ऑप्शन बी है कि कैल्शियम एवं विटामिन ई की, ऑप्शन सी है कि कैल्शियम एवं विटामिन सी की, और ऑप्शन डी है कि कैल्शियम एवं विटामिन डी की। तो हड्डियों को मजबूत करने के लिए आपको कौन कौन से तत्वों की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों? तो आपको कैल्शियम और विटामिन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, विटामिन डी की। विटामिन डी आपको कहाँ से मिलता है? विटामिन डी आपको धूपों में मिलता है। इसीलिए आप देखते हैं कि डॉक्टर जो कहता है कि धूपों से क्या करिए, आप 1 घंटा आधा घंटा धूपों में रहिए, जिससे आपकी हड्डियां जो है मजबूत होते रहे। और आप कैल्शियम, दूध जब खाएंगे, दूध अंडा जो प्रोटीन की चीजें, उसमें क्या होती है? कैल्शियम मिलती है। तो कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से आपकी अस्थियां मजबूत होती है, अर्थात आपकी हड्डियां क्या होती है? मजबूत होती है। इस तरह इसका सही आंसर जो हो जाएगा डी फॉर डॉग हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? डी फॉर डॉग हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर का प्रश्न, बहुत सुंदर प्रश्न है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये प्रश्न बहुत बढ़िया है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए कि केटू, ऑप्शन बी है कि एवरेस्ट, ऑप्शन सी है कि कंचनजंगा, और ऑप्शन डी है कि धौलागिरी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये प्रश्न बहुत बढ़िया है। भारत में पूछा है, भारत में पूछेगा तो आप क्या सही मारेंगे? तो आपका सही हो जाएगा भारत में केटू, गाडविन आस्टिन केटू जो है ये भारत में सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई जो है 8611 मीटर है। क्या है? 8611 मीटर जो है ये भारत की सबसे ऊंची चोटी किस पे? हिमालय पे। ये केटू गाडविन आस्टिन पड़ता क्या है? तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। लेकिन ये पूछेगा कि निम्नलिखित में से भारत की कौन सी ऐसी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में से छोड़कर भारत में सबसे ऊंची है? ये कंचनजंगा। ये पूछता है प्रश्न, तो पूरे संपूर्ण भारत में पूछेगा तो आप केटू मारेंगे। अगर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा, भारत नहीं पूरे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा, तो आप कहेंगे कि एवरेस्ट, आप कहेंगे कि एवरेस्ट। दोस्तों तो इसका प्रश्न के हिसाब से इसका ए वाला ऑप्शन क्या है? सही होगा। ये आंसर सी डाला है, आंसर सी नहीं होगा। इसका आंसर होगा भारत में सबसे ऊंची चोटी जो है आपका केटू होगा, 17 नंबर का। अगर ऑप्शन दिया है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पाया जाता है, कहेंगे प्रश्न को, इसका सही आंसर ये होगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, इसको देखिएगा। इसका भारत माउंट केटू होगा, ये कंचनजंगा नहीं होगा। ठीक है, ये होगा, ये गलत हो गया। चलिए, पूरे संपूर्ण भारत में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को ले। खेल विधि आधारित होता है, खेल विधि आधारित होता है, किस पे आधारित होता है? मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पे, कि समाज शास्त्रीय सिद्धांत पे, कि शारीरिक शिक्षा पे, कि शिक्षण विधि में? बताइए खेल विधि किस में किया जाता है? दोस्तों फटाफट बताते रहिएगा। अगर आप स्कूल में पढ़ाएंगे बच्चों को तो कैसे काम कराएंगे, सारी चीज कैसे कराएंगे? आपको इतनी नॉलेज होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है, किस पे आधारित है? तो ये खेल विधि हम लोग जो बचपन में जब स्कूल में पढ़ते थे, प्राइमरी स्तर पर पढ़ते थे, तो इसका सही होता था कि शिक्षण विधि का सिद्धांत होता था स्कूल में पीटी क्लास कराई जाती थी और 1 घंटे हम लोग को खिलाया जाता था बैट गेना पीटी जिम्नास्टिक। तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों? इसमें हमारा आ जाएगा शिक्षण विधि। क्या आ जाएगा? शिक्षण विधि हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? शिक्षण विधि। शिक्षण विधि क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे मैं चलता हूँ। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे 19 नंबर का प्रश्न है। 19 नंबर का प्रश्न देखिए, प्रश्न जो है गलत दे, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं हो, ये शिक्षण विधि होगा। क्या होगा दोस्तों? ये शिक्षण विधि हो जाएगा। इसका डी वाला सही हो जाएगा, शिक्षण विधि। ये आप पढ़े होंगे, ये टाइपिस्ट जो है क्वेश्चन को थोड़ा सा गलत कर देना। मनोवैज्ञानिक ये डी होगा, ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं होगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वायुमंडल का सबसे निचला परत कौन सा है? दोस्तों वायुमंडल का सबसे निचला परत कौन सा है? ये आपको कई बार बताया गया है। वायुमंडल का सबसे निचला परत क्या है? आपको आराम से पता होगा कि क्षोभ मंडल क्या है। वायुमंडल का सबसे निचला परत कहा जाता है। इसी को हम लोग और क्या कहते हैं? इसी को परिवर्तन मंडल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? परिवर्तन मंडल कहते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 8 से लेकर 18 किलोमीटर तक है। 8 से लेकर 18 किलोमीटर तक क्या है इसकी ऊंचाई है। ठीक है, अगर मैं ऐसे डायग्राम बनाऊं आपको, तो ये देखिए 4 मंडल है। ये देखिए ये 4 मंडल है। जो सबसे निचला मंडल है इसको क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं, क्षोभ मंडल। ऊपर जो है इसके ये आपके समताप मंडल है। उससे समताप मंडल से ऊपर जो है आपका मध्य मंडल है। मध्य मंडल है। मध्य मंडल से ऊपर क्या है आपका? ये आयन मंडल है। आयन मंडल है। तो आप देखिए 4 मंडल आपके वायुमंडल में पाए जाते हैं। सबसे निचला मंडल आपका क्षोभ मंडल है। 20 नंबर का प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से आपका ऑप्शन ए है कि स्कर्वी, ऑप्शन बी है कि बेरी बेरी, ऑप्शन सी है कि रतौदी, और ऑप्शन डी है कि थकान। तो विटामिन सी के जब कमी आता है, विटामिन सी की कमी से आपको एक रोग होता है जिसका नाम है स्कर्वी। क्या है? स्कर्वी जो विटामिन सी की कमी से होता है। इसमें क्या होता है कि आपके मुख से क्या होता है? ब्लड आने लगता है, आपका होंठ जो होता है मसूड़े से ब्लड आने लगता है। 21 नंबर का है,
प्रश्न कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? ऑप्शन ए है कि श्री प्रतिभा सिंह पाटिल, ऑप्शन बी है कि पद्मा नायडू, ऑप्शन सी है कि किरण बेदी और ऑप्शन डी है कि हंसा मेहता। दोस्तों ये प्रश्न बहुत आसान है और आपको पता है कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन हुई थी? तो प्रथम महिला आईपीएस हुई थी आपके किरण बेदी जी हुई थी। कब हुई थी? ये 1972 बैच की पहली महिला थी जो भारत में आईपीएस बनी थी। कौन? किरण बेदी। अगले प्रश्न में चलता हूं। अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर का प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि एक सिंग वाले गेंडा होगा, एक सिंग वाला गेंडा अभ्यारण्य है, एक सिंग वाले गेंडा का अभ्यारण्य है, कहाँ है? ऑप्शन ए की मानस, ऑप्शन बी है कि काजीरंगा, ऑप्शन सी है कि गिर और ऑप्शन डी है कि कान्हा। तो दोस्तों एक सिंग वाले गेंडे का अभ्यारण्य जो है आपका कहाँ पड़ता है? ये असम में पड़ता है और इसका अभ्यारण्य का नाम है काजीरंगा। अभी हाल ही में असम के मुख्यमंत्री जो थे एक सिंग वाले गेंडे का सिंग जलाकर ये अंधविश्वास को दूर किए हैं कि उसके चीजें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका काजीरंगा हो जाएगा जो असम में पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों 13 नंबर का, 13 नंबर 23 नंबर सॉरी। आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। आग्नेय चट्टान कहते किसे? तो ऐसी चट्टानें जो ज्वालामुखी उत्पन्न होती है और ज्वालामुखी उत्पन्न होने से जो लावा जो फैलती है, जो लावा फैल जाती है और फैलकर वो ठोस अवस्था में हो जाती है, अर्थात वो प्राथमिक चट्टानें कहलाती है। ऐसी चट्टानें जो लावा से द्वारा निर्मित होती है, जो लावा के द्वारा निर्मित होती है, वो प्रथम अवस्था में पाई जाती है, उसी को आग्नेय चट्टान कहते हैं। उसका सही उदाहरण क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए कि बेसाल्ट, ऑप्शन बी है कि चूना पत्थर, ऑप्शन सी है कि स्लेट और ऑप्शन डी है कि ग्रेफाइट। दोस्तों तो प्राथमिक या आग्नेय चट्टानें जो होती है एक ग्रेफाइट को कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर डाग हो जाएगा। बेसाल्ट नहीं होगा, ग्रेफाइट होगा 23 नंबर का। ठीक है, 23 नंबर का क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट हो जाएगा। थोड़ा टाइपिस्ट आज जल्दीबाजी में क्वेश्चन किया है इसीलिए क्वेश्चन क्या हो जा रहा है? गलत हो जा रहा है। ठीक है, तो चलिए ठीक, सॉरी सॉरी, ग्रेफाइट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है एक ग्रेफाइट और दो बार देता है बेसाल्ट भी होता है, बेसाल्ट होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये होना तो चाहिए ए और डी दोनों होना चाहिए, ए एवं डी, ये भूल गया, ए एवं डी होगा, ग्रेफाइट और बेसाल्ट दोनों होना चाहिए। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? अभी मैं बताया ओजोन परत का लाभ बताया। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए ट्रोपोस्फीयर में, ऑप्शन बी है कि स्ट्रेटोस्फीयर में, ऑप्शन सी है कि मीसोस्फीयर में, ऑप्शन डी है कि आयनोस्फीयर में। बताइए। ट्रोपोस्फीयर का मतलब होता है क्षोभ मंडल, स्ट्रोस्फीयर का मतलब होता है समताप मंडल, मीसोस्फीयर का होता है मध्य मंडल और आयनोस्फीयर का आयन मंडल। तो ओजोन परत की जो पाई जाती है आपको स्ट्रोस्फीयर में पाई जाती है। दोस्तों किस पे? स्ट्रोस्फीयर में पाई जाती है ओजोन परत। ओजोन परत किस में पाई जाती है? स्ट्रोस्फीयर में पाई जाती है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी फॉर बाल होगा। अगला प्रश्न 25 नंबर का प्रश्न है कि सिख धर्म के संस्थापक थे। सिख सिख धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों? ऑप्शन ए है कि तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन बी कि गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी कि गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन डी कि गुरु नानक देव। दोस्तों तो सिख धर्म की स्थापना कब की थी? 1400 दोस्तों 1469 में सिख धर्म की स्थापना किए थे। सिख धर्म की स्थापना किए थे। कौन किए थे? किनका क्या नाम था दोस्तों? इनका नाम था कि गुरु नानक देव। गुरु नानक देव जो थे, गुरु नानक देव जो थे, इन्होंने सिख धर्म की स्थापना किए थे दोस्तों। कब किए थे? 1469 ईस्वी में। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, गुरु। अगला प्रश्न है दोस्तों आप 26 नंबर का प्रश्न है भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र है। भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र पिछले क्वेश्चन में बताया क्या है? ऑप्शन ए है कि फिजियोग्राफ, ऑप्शन बी है सिस्मोग्राफ, ऑप्शन डी है कि कार्डियोग्राफ और ऑप्शन डी है कि बैरोमीटर। तो आपको पता है जब भूकंप आती है उसका अध्ययन करने के लिए हमको किस मापा का प्रयोग किया जाता है?
तो सिस्मोग्राफ के अंतर्गत उसको मापते हैं, इसके लिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर बाल हो जाएगा। 27 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 27 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दोस्तों क्या कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? ऑप्शन ए कि 21 मार्च, ऑप्शन बी है कि 21 जून, ऑप्शन सी है कि 23 सितंबर और ऑप्शन डी है कि 22 दिसंबर। दोस्तों तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है जो आपको 22 दिसंबर को देखने को मिलता है, और 25 दिसंबर से बड़ा दिन के नाम कहा जाता है और क्रिसमस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। अगला प्रश्न है आपको दोस्तों, अगला प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं। ऑप्शन ए है कि स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है कि स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी है कि राजा राम मोहन राय और ऑप्शन डी है कि मदन मोहन मालवीय। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक जो है दोस्तों ये कौन है दोस्तों बताइएगा। तो इसका सही आंसर ए फॉर एप्पल दयानंद सरस्वती जी हैं, और इनका एक नारा था कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। इनका एक प्रसिद्ध कथन है, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, वेदों की ओर लौटो। अगला प्रश्न है दोस्तों आपकी स्क्रीन पे, बिहू किस राज्य की लोक नृत्य है? दोस्तों एक लोक नृत्य था, बिहू किस राज्य की लोक नृत्य थी? तो ये आपको पता है, ऑप्शन ए है कि राजस्थान, ऑप्शन बी है कि तमिलनाडु, ऑप्शन सी है कि असम और ऑप्शन डी है कि उत्तर प्रदेश। दोस्तों बिहू किस राज्य की है? तो आपको इसका सही आंसर हो जाए असम की एक लोक नृत्य है जिसका नाम था बिहू। तीसरा प्रश्न है आपका, 30वां प्रश्न है कि खाद्य श्रृंखलाओं के समूह को क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखलाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए खाद्य चक्र, ऑप्शन बी है कि श्रृंखला अभिक्रिया, ऑप्शन सी है कि खाद्य जाल और ऑप्शन डी है कि बायोमास पिरामिड। दोस्तों तो खाद्य श्रृंखला के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है खाद्य जाल कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर क्लास बहुत अच्छी लगी है तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और 8:15 पे आप लोग क्लास को ज्वाइन करिए और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और अपना देखिए कि आपका 30 में कितना नंबर आ रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।